हेलो गाइज, स्वागत करते हैं आपका एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डांडी मार्च, यानी जो नमक पर कर लगाया गया था। महात्मा गांधी ने उसके लिए क्या क्या संघर्ष किए और कैसे लोगों ने उनका सहयोग देकर सत्याग्रह का मतलब आयोजन किया और उसका पूरी तरह से प्रचलन कर नमक कर को हटाया। तो सबसे पहले देखेंगे हम नमक कर और ब्रिटिश एकाधिकार, यानी जो ब्रिटिश सरकार उस समय भारत में थी, वह नमक कर कैसे लगाई हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि अंग्रेजों ने नमक कर को क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीयों को नमक इकट्ठा करने, उत्पादन करने और बेचने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो अंग्रेज थी, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, वो वहाँ पर जो जैसे कि समुद्र की कोस्टल एरिया में, यानी कि समुद्र के तट पर नमक का उत्पादन होता है, क्योंकि समुद्री साल्टी वाटर से को इवैपोरेट करके नमक का निर्माण किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए तो वहाँ पे जो अंग्रेज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारतीयों को नमक वहाँ से इकट्ठा करने के लिए रोक लगा दिया गया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि नमक के निर्माण और बिक्री पर एकाधिकार का दावा किया, नमक की खरीद पर भारी टैक्स लगाया। और अगर हम आम व्यक्ति हैं, अगर हम भारत के आम जनता हैं, तो हमारे लिए नमक का बहुत भारी टैक्स अदा करना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी ने ब्रिटिश राज के इस नमक एकाधिकार का विरोध करने का फैसला किया। तब महात्मा गांधी ने देखा कि नमक एक ऐसा हथियार है, नमक को उन्होंने हथियार बनाया आंदोलन करने के लिए। ठीक है, उन्होंने देखा कि नमक एक ऐसा वस्तु है जिसका कि उपयोग वो अमीर हो या गरीब हो, वह छोटा हो या बड़ा हो, सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने एक नमक को ही, यानी साल्ट को ही अपना हथियार बनाया। ठीक है, और ब्रिटिश राज जो मोनोपोली अपना अप्लाई की थी उस पे नमक पे, तो महात्मा गांधी ने फैसला किया कि नहीं, जो एकाधिकार लगाया गया है नमक पर, उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, तो यह था पहला पेज कि नमक कर क्या है और कैसे मतलब टैक्स लगाए थे ब्रिटिश, और क्यों लगाए थे। मतलब क्यों लगाए थे, क्योंकि जो नमक है वह सबके लिए ज़रूरी है। तो क्या होगा कि जो नमक सबके लिए ज़रूरी है तो सब खरीदेंगे, तो उस पर जब भारी टैक्स लगा देंगे तो सबको पे करना होगा, सबको चुकता करना होगा। तो उस समय पे करने के लिए टैक्स उन्हें भारी मात्रा में पैसा अदा करना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इरादे का ऐलान। ठीक है, तो महात्मा गांधी का क्या इरादा था, वो क्या थिंकिंग कर रहे थे उसके बारे में, ये सभी चीज़ देखेंगे। डेट आता है 2 मार्च 1930 को, आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे, 2 मार्च 1930। ठीक है, हर जगह डेट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखकर उन्हें मार्च के बारे में बताया और नमक कानून पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि पहले उन्हें वार्निंग दिया, या फिर कह सकते हैं उसके प्रति सचेत किया कि आप एक बार नमक पर जो इतना भारी टैक्स लगाए हैं उस पर आप एक बार विचार करिए कि क्या यह सही है या गलत है। तो उन्होंने यह खत को लिखा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है खत के बारे में, तो देख लेते हैं कि खत पे क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा खत, ठीक है, आगे का नहीं लिखा हुआ है, यानी डॉट डॉट बना दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वहाँ से लिखा गया है। अगर मेरा खत आपसे कोई अपील नहीं कर रहा है तो इस महीने की तारीख 11 तारीख को, इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना करूँगा। किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। जो वो अपना खत लिखे थे उस खत में से ये लाइन निकाला गया है। तो ठीक है, ये लॉर्ड वायसराय इरविन है। तो महात्मा गांधी ने इनको खत लिखा था, लेटर लिखा था कि अगर मेरा खत आपसे कोई अपील नहीं कर रहा है तो इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना करूंगा। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने खत लिखा कि आप नमक पर जो टैक्स लगाए हैं उसे हटा दीजिए। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन जो थे वो उन्होंने नहीं माना और 11 तारीख को इनको नमक कानून की अवहेलना करनी ही पड़ी। और फिर देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के लिए क्या क्या मार्च निकल गया तो क्या
क्या हुआ, देख सकते हैं कि आप लोग ये महात्मा गांधी के साथ कैसे आगे पीछे लोग थे। तो यानी कह सकते हैं कि एक से किसी एक व्यक्ति से ये देश आज़ाद नहीं होने वाला था। यहाँ तक कि हमें पता है कि बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, तो गिने चुने लोगों का ही हम नाम लेते हैं। क्या कुछ गिने चुने लोगों से ही हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे भारत के जितने भी जनता है सभी ने उनका सहयोग दिया है, सभी ने कुछ न कुछ अपने योगदान दिए हैं, तब जाकर ये भारत पूरी आज़ाद हुई है। तो खैर छोड़िए उस बात को, अभी दांडी मार्च के बारे में देखते हैं। दांडी मार्च शुरुआत 78 सत्याग्रहियों से हुई थी। यानी शुरू में जब महात्मा गांधी दांडी मार्च का आयोजन कर शुरुआत किए थे तो उस समय केवल 78 लोग ही थे, लेकिन जल्द ही 50,000 प्रदर्शनकारी बापू के साथ इसमें शामिल हो गए। यानी गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे मैप में भी दर्शाया गया है साबरमती आश्रम से। तो दांडी मार्च के जब शुरू किए थे महात्मा गांधी, यानी इनिशियल पॉइंट से, शुरुआती पॉइंट से, तो वहाँ पर से केवल 78 लोग चले थे, लेकिन रास्ते में उनको दांडी तक पहुँचते उनके ग्रुप में 50,000 लोग शामिल हो गए। ठीक है, इस मार्च में हर उम्र और क्षेत्रों से आए हुए लोग शामिल थे। यानी कह सकते हैं हर उम्र, यानी छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत, पुरुष, महिला, सभी लोग, हर क्षेत्र, यानी गरीब अमीर, वो क्यों ना छोटे जात का हो, क्यों ना बड़े जात का हो, हर जगह से। 16 साल के विट्ठल लीलाधर ठक्कर सबसे कम उम्र के सत्याग्रही थे। देखिए, ये तो मोटिवेट करने वाली लाइन है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लेंगे। विट्ठल लीलाधर ठक्कर, इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही दांडी मार्च में भाग लिया। ठीक है, यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इनमें जो नेशनलिज्म की है फीलिंग्स इनमें कूट कर भरी हुई थी। तो वे 16 साल की उम्र में ही विट्ठल लीलाधर ठक्कर ने दांडी मार्च में भाग लिया। यानी उतने लोगों में से सबसे कम उम्र के यही थे। इसे सफ़ेद बहती नदी कहा गया क्योंकि सभी सत्याग्रहियों ने सफ़ेद खादी पहना था। यानी जो दांडी मार्च निकाला गया था तो उसे हम लोग सफ़ेद बहती नदी भी कहते हैं, क्योंकि अपने भाषा में, क्योंकि यहाँ से साबरमती आश्रम से शुरू किए थे उन्होंने, और ये पूरे मतलब कुल 395 किलोमीटर की दूरी तय किए थे महात्मा गांधी के साथ सभी सत्याग्रहियों ने। तो यानी सभी लोग उजले शर्ट पहनकर या फिर कह सकते कुर्ता पाजामा पहनकर, कोई भी वस्त्र मतलब समझ लीजिए उजला वस्त्र पहनकर सभी लोगों ने इस आंदोलन में प्रतिभागी बने। तो साबरमती आश्रम से ये भी गुजरात में है और दांडी भी गुजरात में है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे दांडी पूरे कोस्टल एरिया में है। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि नमक का उत्पादन होता है अधिक मात्रा में। तो यहाँ से लोगों ने 395 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। ठीक है, लगभग रोज 10 किलोमीटर, यानी रोज 10 किलोमीटर के लमसम यात्रा करते थे। इन लोगों को पूरी यात्रा तय करने में शायद 30 दिन या कुछ लगे हुए थे, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये था छोटी सी जानकारी दांडी मार्च के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इसी तरह से आप हमारी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।